हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना एबीसी क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक ना। तो इससे पहले एक वीडियो बना हुआ है जो इस चैप्टर के लिए बेस का काम करेगा, वो है मैग्नेटिक सर्किट। तो आप लोग उसको भी पहले देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये चैप्टर हम लोग को क्लियरली समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ से ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि स्टैटिक डिवाइस होता है। स्टैटिक डिवाइस या मशीन कहने का मतलब कि स्थैतिक मतलब स्थिर होता है, इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला पार्ट हम लोग का नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर यहीं पे देखा जाए, जो मोटर जनरेटर देखेंगे आप लोग इसके बाद या पढ़ेंगे आप लोग उसके बारे में, तो वहाँ पे एक रोटेटिंग पार्ट होता है, रोटेट करने वाला भाग होता है जिसको रोटर बोलते हैं, तो ठीक ना, या आर्मेचर बोलते हैं। तो वो रोटेटिंग पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफार्मर में कोई रोटेट करने वाला पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसको स्टैटिक मशीन बोला जाता है, या स्थैतिक, हिंदी में स्थैतिक, यहाँ पे लिखा हुआ है स्थैतिक युक्ति बोला जाता है, ठीक ना। आप लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है। ट्रांसफार्मर का काम आप लोग सब जानते हो क्या होता है कि ये क्या होता है, वोल्टेज लेवल को स्टेप अप या वोल्टेज लेवल को स्टेप डाउन करता है, यानी वोल्टेज लेवल को बढ़ाता है या वोल्टेज लेवल को क्या करता है, कम करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो होता है पावर लेवल को चेंज नहीं करता है। पावर जो होता है वो चेंज नहीं होता है, पावर जितना इनपुट होता है इसमें उतना ही आउटपुट मिलता है। लेकिन वोल्टेज लेवल क्या होता है, हम लोग का स्टेप और स्टेप डाउन हो जाता है। ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम लोग पावर को ट्रांसमिट करना बहुत इजी हो गया। एक जगह से दूसरे जगह पे अगर पावर को हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो जो हो रहा है हम लोग का बहुत इजी हो गया है ट्रांसफार्मर की हेल्प से, ठीक ना। ट्रांसफार्मर अगर नहीं होता तो पावर हम लोग को ट्रांसमिट करना मतलब ट्रांसमिट नहीं कर पाते। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिंपली पावर को, अगर मान लीजिए हम लोग का जहाँ पे पावर जनरेट होता है, सब पावर प्लांट में हम लोग का क्या होता है, पावर का जनरेशन होता है, वहाँ से पावर का जनरेशन होता है। तो हम लोग वहाँ से क्या होता है, पावर हम लोग का जनरली 11 kV जनरेट किया जाता है, ठीक ना। फिर उसको स्टेप अप, वहाँ से वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वहाँ पे यूज करने का मतलब कि वहाँ से पावर को क्या करते हैं हम लोग, स्टेप अप मतलब बढ़ाते हैं। तो बढ़ाने के बाद उसको क्या करते हैं 132 kV में कन्वर्ट करते हैं, ठीक ना, या उससे भी ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से स्टेप अप करते हैं पावर वोल्टेज को। अब वोल्टेज को स्टेप अप करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप करने से यही फ़ायदा होता है कि जो भी कंडक्टर से वो पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो वहाँ पे आई का करंट का वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक ना। करंट का वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। और वोल्टेज का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने से करंट का वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। क्योंकि वोल्टेज और करंट क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। पावर में देखे जाए तो P इक्वल टू होता है V इंटू आई। P इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, P इक्वल टू V इंटू आई होता है, समझ है ना। तो यहाँ से अगर पावर हमारा तो कांस्टेंट होता है, पावर क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। तो अगर इसको कांस्टेंट माने, फिक्स माने, तो वैरी किसको कराते हैं, वोल्टेज, तो प्रभाव किस पे पड़ेगा, करंट पे। यानी अगर यहाँ से देखा जाए तो अगर कांस्टेंट हटा दिया जाए तो यहाँ से P इक्वल टू V इंटू आई, यानी V इक्वल टू P बाई आई मिलेगा। और यहाँ से इसको कांस्टेंट को मान लिया जाए तो यहाँ से रेसिप्रोकल अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा 1/i के, ठीक ना। तो वोल्टेज लेवल को जितना गुना बढ़ाएंगे उतना ही लेवल, करंट लेवल क्या होगा, कम होगा। तो करंट कम होगा, इसका मतलब कि जो लॉस होगा, IR² लॉस होता है, जो कि हमारे कंडक्टर में सबसे ज़्यादा लॉस होता है, तो ये लॉस हमारा कम हो जाएगा, ठीक ना। कम हो जाएगा तो पावर जितना हम लोग का मतलब मैक्सिमम पावर को ट्रांसमिशन हम लोग कर सकते हैं। तो लॉस कम हो जाता है इसके हेल्प से, और हम लोग आसानी से पावर को ट्रांसमिशन कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए, बट एक चीज़ याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर जो होता है DC पे वर्क नहीं करता है। DC को हम लोग स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं करते हैं। DC को करना होगा तो पहले उसको AC में कन्वर्ट करेंगे। AC में कन्वर्ट करने के बाद उसका लेवल जो होता है, वोल्टेज लेवल घटाते हैं या बढ़ाते हैं, ठीक ना। तो ट्रांसफार्मर जो याद रखिएगा DC पे वर्क नहीं करता है, ये केवल क्या करता है, AC पे वर्क करता है, ठीक ना। ट्रांसफार्मर जो होता है वो पावर को नहीं बदलता है, ना कि फ्रीक्वेंसी को बदलता है। फ्रीक्वेंसी को भी नहीं बदलता है, ठीक ना। तो फ्रीक्वेंसी जितना है उतना ही रहेगा, पावर जितना है उतना ही रहेगा। केवल वो वोल्टेज लेवल को बदलेगा, जिससे करंट लेवल भी हमारा क्या होता है, कम हो जाता है या बढ़ जाता है, ठीक ना।
देखिए इसका जो इफ़िशियंसी होता है, अगर हम इफ़िशियंसी मतलब देखा जाए, दक्षता देखा जाए, इसका दक्षता देखा जाए, ठीक ना, इफ़िशियंसी जो होता है वो इफ़िशियंसी 95 से 99% होता है, ठीक ना। तो इफ़िशियंसी क्या होता है इसका 95 से 99% होता है। जो कि सब मशीन, कोई भी मशीन ले लीजिएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो पूछा जाए, क्वेश्चन आता है हम लोग का कि सबसे मोर इफ़िशियंट या सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी किसका होता है, किस मशीन का होता है, तो वो होता है हमारा ट्रांसफार्मर का। क्यों होता है? क्योंकि इसमें रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। रोटेटिंग पार्ट नहीं होने के कारण जो रोटेटिंग लॉसेज जो होता है हम लोग का, विंडेज लॉसेज, फ्रिक्शन लॉसेज, वो सारा जो लॉस होता है कम हो जाता है। और लॉस जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, वो मशीन इफ़िशियंट होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा आउटपुट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़िशियंसी जो होता है इसका बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो 95 to 99% इसका इफ़िशियंसी होता है। इसका जो रेटिंग हम लेते हैं केवीए में लेते हैं, केवीए किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक ना। तो 5 केवीए सुने आप लोग, ठीक ना, 15 केवीए 2 केवीए। तो ये इसका जो रेटिंग होता है ट्रांसफार्मर का, वो हम लोग केवीए पे से हम लोग क्या करते हैं, केवीए मतलब लेते हैं, ठीक ना। ट्रांसफार्मर जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब कि अननोन, हिंदी देख लीजिए, इसका प्रेजेंट बोलते हैं शायद हिंदी में, ठीक ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कॉइल रखा हुआ है, ठीक ना। इस कॉइल को हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस कॉइल को हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, ठीक ना। तो दूसरा कॉइल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक ना, दूसरा कॉइल यहाँ पे रखा हुआ है। तो देखिए क्या होगा, जैसे इसको करंट इससे फ्लो होगा तो फैराडे लॉ से क्या होगा, इसमें फ्लक्स बनेगा। क्या बनेगा हम लोग का, ऐसा कुछ फ्लक्स बनेगा, ऐसा कुछ फ्लक्स बनेगा, ठीक ना, ऐसा कुछ फ्लक्स बनेगा। और कुछ फ्लक्स जाके उस कॉइल से लिंक करेगा, क्या करेगा, कुछ फ्लक्स जाके उस कॉइल को कट करेगा। तो चूंकि ये फ्लक्स आपका यहाँ से यहाँ सप्लाई दिए हम लोग, तो इसमें फ्लक्स बन रहा है, और ये फ्लक्स जाके सेकंड वाले कॉइल से, यहाँ पे सप्लाई नहीं हम लोग का, सेकंड वाला कॉइल से लिंक कर रहा है, उसको कट कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, एक ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा, और उसके कारण इसमें करंट फ्लो, समझ रहे ना। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक ना। कि एक कंडक्टर को हम लोग सप्लाई दिए तो दूसरे कंडक्टर में क्या हो रहा है, हम लोग का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो कि इसका सेपरेट है, इलेक्ट्रिकली दोनों से कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिकली इनसे कोई वायर से नहीं इनको कनेक्ट किया गया। क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स एयर के थ्रू जाकर उसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो कट करने के बाद उसमें क्या होता है, ईएमएफ बनेगा, और ईएमएफ बनने के बाद ये फैराडे लॉ से, फैराडे लॉ में पिछले चैप्टर में पढ़े हैं तो उसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हाँ ईएमएफ बनेगा, और उस ईएमएफ के कारण इसमें क्या होगा, पावर ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में होता है हम लोग का, एक कॉइल को सप्लाई देंगे तो दूसरे में क्या होगा, इसका फ्लक्स लिंक करेगा, और उसमें भी हमारा क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, समझ लें। तो ये होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसी पे हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है वर्क करता है। तो पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो होता है अनोन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, अनोन्य प्रेरण, यहाँ पे लिखा हुआ है अनोन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस पर कार्य करता है, ठीक ना। अब देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है, देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर का कोर का फिगर दिया गया है, इंटरनल भाग का कुछ फिगर दिया गया है। देखिए यहाँ पे एसी सप्लाई हम लोग दे रहे हैं, इसमें हम लोग का क्या कर रहे हैं, एक कोर लिए हैं। कोर का मतलब कि यहाँ पे एक लेमिनेटेड कोर होता है, कोर ये सिलिकॉन स्टील का कोर होता है, ठीक ना। ये जो भाग है हम लोग का, ये दिख रहा है पूरा का पूरा भाग, ये जो दिख रहा है इसको कोर बोला जाता है, ठीक ना, जो कि एक सिलिकॉन स्टील मटेरियल का बना होता है, ठीक ना। तो इस कोर को क्या करते हैं हम लोग, इस पे वाइंडिंग, कॉइल से वाइंडिंग ऐसे करते हैं, ठीक ना। जिधर सप्लाई देते हैं उसको प्राइमरी बोला जाता है, इसको प्राइमरी बोला जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग। और सेकेंड वाला, सेकेंड की तरफ क्या है हम लोग का, ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग,
ठीक ना। तो दो वाइंडिंग होता है हम लोग, एक प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं जिसे सप्लाई देते हैं, आज इधर लोड होता है उसको सेकेंडरी वाइंडिंग हम लोग बोलते हैं। ये हमारा कोर होता है, ठीक ना। कोर समझ रहे हैं आप लोग, ऐसे कुछ बना होता है रेक्टेंगुलर जिसको बोल सकते हैं। तो ये कोर हम लोग का बना होता है, और ये कोर जो बना होता है वो सिलिकॉन स्टील मटेरियल का यूज कर, मतलब कि सिलिकॉन स्टील मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक ना, उसका बना होता है, ठीक ना। अब देखिए ये जो पहला वाला जो वाइंडिंग किया है उसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक ना। ये सेकंड वाला भाग को जो वाइंडिंग किया गया उसको सेकेंडरी वाइंडिंग हम लोग बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे आयरन कोर लिखा हुआ, तो आयरन कोर का भी हम लोग यूज करते हैं कम रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर के लिए, हाई रेटिंग वाले के सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। तो आयरन मतलब कि आयरन का कोर भी यहाँ यूज कर सकते हैं, समझ रहे ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे एसी सप्लाई देते हैं तो इस कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, इसका फ्लक्स जो होता है बनता है, और फ्लक्स यहाँ से जाते हुए इस मैग्नेटिक मटेरियल से जाके यहाँ सेकंड में लिंक करता है। अब बोलिएगा इस कोर का यूज करते हैं हम लोग, तो ये कोर से होकर ये फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स जाता है, मैक्सिमम फ्लक्स इस कोर से ही जाता है, इस एयर के थ्रू नहीं जाता है, ठीक ना। तो एयर के थ्रू फ्लक्स जा सकता है लेकिन वो नहीं जाता है, क्योंकि ऐसा मटेरियल यहाँ पे यूज करते हैं जिसका परमेबिलिटी हाई होता है। हाई परमेबिलिटी होगा तो उससे फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आयरन कोर का यूज करने का या सिलिकॉन स्टील कोर करने का यूज करने का यही हमारा पर्पस है। यहाँ मैक्सिमम फ्लक्स क्या करना है, इस कोर के माध्यम से, इस कोर के माध्यम से फ्लक्स को सेकेंडरी की तरफ ले जाना, ठीक ना। तो ये फ्लक्स जाकर उससे लिंक करेगा। तभी बात कर रहे थे कि इससे यहाँ फ्लक्स जो बन रहा है इधर जाके लिंक कर रहा है, कट करेगा, तो यहाँ पे ईएमएफ बनेगा, और ईएमएफ बनेगा तो इधर भी हमारा क्या होगा, करंट होगा, और इधर भी करंट होगा, तो क्या होगा, पावर आ जाएगा, और पावर हमारा लोड इधर क्या होगा, पावर हम लोग का ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक ना। आप देखिए वोल्टेज स्टेप और स्टेप डाउन कैसे होता है ट्रांसफार्मर में, तो ये वाइंडिंग पे डिपेंड करता है, ठीक ना। देखिए ये प्राइमरी वाइंडिंग है, समझ रहे ना। कॉइल को क्या किया, लेफ्टे हैं कोर पे, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है। तो देखिए अगर N1 बड़ा होगा हम लोग का, नंबर ऑफ टर्न मान लीजिए इधर N1 है, इधर N2 है, ठीक ना। इधर जो वाइंडिंग किया गया है, एक लपेट का जो संख्या है, टर्न का जो संख्या है वो मान लीजिए 100 है, और इधर क्या है 50 है, तो इधर का वोल्टेज ज़्यादा होगा, इधर का वोल्टेज लेवल क्या होगा, कम होगा, ठीक ना। वोल्टेज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा आपका नंबर ऑफ टर्न पे। तो N1 बड़ा होगा N2 से, यानी नंबर ऑफ टर्न जो प्राइमरी का बड़ा होगा नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी से, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दो तरह का ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा आप लोग का, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब कि प्राइमरी का जो आपका वाइंडिंग का संख्या होगा, नंबर ऑफ टर्न होगा, वो ज़्यादा होगा, और सेकेंडरी का क्या होगा, कम होगा, तो उसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर यहीं पे N2 पर N1 बड़ा होगा, सॉरी N1 तो हो गया बड़ा, अब N2 अगर बड़ा होता है, N2 बड़ा होगा और N1 क्या होगा, छोटा होगा, यानी इधर मान लीजिए 50 हो गया, इधर 100 हो गया, तो ये वाला जो होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब वोल्टेज लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें वोल्टेज लेवल क्या होगा हम लोग का, बढ़ेगा, तो वोल्टेज लेवल बढ़ेगा तो उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो ये नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है कि किधर नंबर ऑफ टर्न कितना ले। तो ये दो तरह का वाइंडिंग आप लोग समझ गए, एक वाइंडिंग इसको प्राइमरी बोलेंगे, इधर ये सेकेंडरी बोलेंगे। ये मैग्नेटिक मटेरियल है कोर, कोर से क्या होता है, फ्लक्स जाता है। तो फ्लक्स के बारे में अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो इसके पिछले चैप्टर में हम लोग फ्लक्स का बात किए हैं, ठीक ना। तो वहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स का यूनिट, फ्लक्स होता क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग वो पीछे वाले वीडियो में हम लोग बात किए हैं, ठीक ना। तो ट्रांसफार्मर से यहाँ से नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है इसका स्टेप डाउन होगा कि स्टेप अप होगा, समझ गए ना। तो ये होता है हमारा ट्रांसफार्मर का जो होता है स्टेप डाउन कैसे होता है, स्टेप अप कैसे होता है, आप लोग समझ गए, ठीक ना। तो ये कुछ अंदर का स्ट्रक्चर होता है हम लोग का, एसी सप्लाई देते हैं हम लोग पहले एक तरफ दो भाग होता है, एक तरफ प्राइमरी, एक तरफ सेकेंडरी। प्राइमरी की तरफ नंबर ऑफ टर्न N1 लेते हैं, सेकेंडरी की तरफ N2 लेते हैं, समझ गए ना। इधर हम लोग क्या कर देंगे, जब करंट देंगे तो यहाँ फ्लक्स जनरेट होगा, और फ्लक्स जाकर लिंक करेगा आप लोग सेकेंडरी से लिंक करेगा, तो वहाँ पे ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ के कारण वहाँ पे करंट फ्लो होगा, और करंट के कारण ये सारा चीज़ फैराडे लॉ से हो रहा है, ठीक ना। तो फैराडे लॉ के बारे में भी आप लोग पीछे जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या आप लोग जानते होंगे तो अच्छा बात है, हम लोग यहाँ से आगे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं इस चीज़ को, बहुत सिंपल है, ठीक ना।
तो सेकेंडरी से लिंक करेगा, वहाँ ये में बनेगा, करंट फ्लो होगा, फिर पावर का ट्रांसमिशन हम लोग का उधर हो जाता है, ठीक ना। तो प्राइमरी टू सेकेंडरी हम लोग का क्या होता है, पावर ट्रांसमिट हो जाता है फ्लक्स के माध्यम से, ठीक ना। तो ये होता है हम लोग का ट्रांसफार्मर का कुछ, अगर समझा जाए तो बेस, मतलब सिंपल अगर देखा जाए तो वर्क समझ सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए ट्रांसफार्मर का पार्ट जो हम लोग उसके पार्ट में डिस्कस करते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर का कुछ पार्ट होता है हम लोग का, यहाँ ट्रांसफार्मर दिख रहा है हम लोग का, ये जो ऊपर वाला भाग आप लोग ट्रांसफार्मर देखे होंगे, इस टाइप के ट्रांसफार्मर देखे होंगे, ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है इसको कंजर्वेटर बोला जाता है, कंजर्वेटर टैंक बोला जाता है। ये जो भाग दिख रहा है इसको ब्रेथर बोला जाता है, ठीक ना, ठीक ना। और ये जो दिख रहा है, ये प्लेट टाइप का सामने जो दिखता है हम लोग का, इसको कूलिंग ट्यूब्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है हम लोग का, कूलिंग ट्यूब्स बोला जाता है। यहाँ पे टैंक कवर है हम लोग का, टैंक का जो है इसका ये कवर किया गया पूरा टैंक, अंदर भी हम लोग का ऑयल भरा होता है, ठीक ना। मेन टैंक जो होता है यहाँ पे होता है, मेन टैंक होता है, ठीक ना। ड्रेन ऑफ यहाँ पे एक होता है हम लोग का, ठीक ना। लो वोल्टेज ब्रशेज यहाँ पे है हम लोग का, तो ये हमारे जो दिख रहा है तीनों ब्रश दिख रहा है, 3 फेज ट्रांसफार्मर है, तो लो वोल्टेज ब्रशेज हम लोग का यहाँ पे, ठीक ना। तो ये हम लोग का ट्रांसफार्मर का कुछ पार्ट होता है, जिसके हेल्प से हम लोग मतलब जिसको आप लोग क्या करेंगे अभी समझेंगे कि किसका काम क्या होता है। तो मेनली ये जो ट्रांसफार्मर आप लोग देख रहे हैं, तो ये सारे ट्रांसफार्मर का ये कुछ पार्ट होता है जो आप लोग सुनेंगे, और इसका हम लोग वर्क यहाँ पे देखेंगे, ठीक ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेटर का, या कोर का दिया, ठीक ना। तो कोर बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो कोर क्या होता है, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, या तो ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है या आयरन का बना होता है, ठीक ना। तो कोर क्या होता है, इससे आसान रास्ता प्रदान करता है फ्लक्स के लिए, क्या करता है ये आसान रास्ता जो होता है, पाथ जो होता है प्रदान करता है। कोर के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि कोर जो होता है लेमिनेशन करके बनाया गया था। लेमिनेशन मतलब मान लीजिए कि ये परत हो गया एक, उसके ऊपर दूसरा परत, ये तीसरा परत, ऐसे रख के लेमिनेशन करके इसका क्या होता है बनाया गया होता है, जिसे लेमिनेशन करते थे। ईडी करंट लॉस कम होता है। लेमिनेशन, कोर का लेमिनेशन कम करने का मतलब कि उसमें जो भंवर धारा उत्पन्न होगा, ईडी करंट कम होगा, वो कम होगा, जिससे ईडी करंट लॉस जो होगा कम होगा। तो कोर को लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। दूसरा चीज़ सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। सिलिकॉन स्टील का बनाने का मतलब कि इसमें जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोर को हम लोग सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। यानी सिलिकॉन स्टील का बनाने का मतलब कि यहाँ पे जो होता है हमारा हिस्टेरिसिस लॉस कम हो, इसलिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का कोर यहाँ पे यूज करते हैं। समझ है ना, ठीक ना। अगला है हम लोग का प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है, ये तांबे का बना होता है, कॉपर वायर होता है हम लोग का, जो वाइंडिंग किया हो गया होता है कोर पे, ठीक ना। यह सोर्स से जुड़ा होता है, ये सोर्स मतलब सप्लाई से हम लोग का क्या होता है, ये जुड़ा होता है। प्राइमरी वाइंडिंग हमारा कैसे जुड़ा होता है, सप्लाई से जुड़ा होता है, ठीक ना। तो ये हमारा प्राइमरी, इसके बारे में बात हम लोग कर चुके हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है हम लोग का, ये लोड से जुड़ा होता है, और ये भी हमारा कॉपर का बना होता है, ठीक ना। तो ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। अगला है कंजर्वेटर। कंजर्वेटर जो होता है हम लोग का, ये टैंक होता है, उसमें एक हाफ लेयर तक ऑयल भरा होता है। मिनरल सॉइल क्या होता है इसमें भरा होता है। अब देखिए इसका काम क्या होता है, एक छोटा सा तेल टैंक होता है जो मुख्य तेल टैंक के ऊपर होता है। जो ट्रांसफार्मर का टैंक होता है उसके ऊपर ये होता है, ऊपर ये क्या होता है, इसे दिख रहा है, ये वाला है, ये वाला कंजर्वेटर है हम लोग का। तो ये कंजर्वेटर हम लोग का ये मेन टैंक होता है ट्रांसफार्मर का, ये जो है पूरा वाला मेन टैंक है, उसको ऊपर ये जो टैंक दिख रहा है उसको कंजर्वेटर बोला जाता है, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया कंजर्वेटर, ठीक ना। तो कंजर्वेटर यहाँ पे होता है हम लोग का कि मेन टैंक के ऊपर होता है, यहाँ पे हाफ लेयर तक क्या होता है, ऑयल भरा होता है। इसमें लगभग आधे स्तर तक तेल भरा होता है। मुख्य तेल के स्तर को बनाए रखना, इसका काम क्या है, मुख्य टैंक के तेल स्तर को बनाए रखना। जो मेन टैंक है उसमें अगर ऑयल लेवल कम होता है तो उसको क्या करेगा, वो देगा, और वहाँ से मेंटेनेंस होगा, ठीक ना। तेल का ऑयल का यूज क्यों करते हैं हम लोग, ये सारा चीज़ आगे हम लोग को मिलेगा, ठीक ना। तो घबराइएगा मत। तो यहाँ से समझिए, बस चीज़ों को और कुछ समझिए यहाँ पे कि हाफ लेवल तक कंजर्वेटर में ऑयल भरा होता है। इसका काम क्या होता है, तो मेन टैंक का जो ऑयल होता है, ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक होता है उसमें भी ऑयल भरा होता है। वाइंडिंग जो प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग रखा है उसमें भी ऑयल भरा होता है। तो ऑयल का काम क्या होता है हम लोग का,
हीट को रिड्यूस करना, जो ट्रांसफार्मर गर्म होता है, ठीक ना, हीट होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग मेनली ऑयल का यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो अगर उसमें से ऑयल कम होगा तो उसको मेन टैंक से कंजर्वेटर के द्वारा उसमें बैलेंस किया जाएगा, उसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, स्थल को उसके बनाए रखेगा, ठीक ना। तेल का तापमान बढ़ने से उसके आयतन में होने वाले फैलाव को स्थान देना, ठीक ना। मान लीजिए अगर जितने ये ऐसा मिनरल्स ऑयल यूज होता है जो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसका आयतन जो होता है बढ़ जाता है, ठीक ना। तो इसका आयतन बढ़ने के कारण क्या होता है कि और तेल उसको चाहिए तो वो कंजर्वेटर उसको क्या करता है, प्रदान करता है, ठीक ना। इसलिए इसे एक्सपेंशन टैंक भी कहा जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सपेंशन टैंक भी कहा जाता है। जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो उस समय कंजर्वेटर मुख्य टैंक के तेल की आपूर्ति करता है, ठीक ना। तो जैसे ही क्या होगा, कंजर्वेटर तेल जो होगा हीट के कारण फैलेगा, ठीक ना। फिर क्या होगा, अगर सिकुड़ता है तेल हमारा तो तेल का मात्रा कम होगा, आयतन कम होगा, फिर वो क्या करेगा, कंजर्वेटर के थ्रू उसको देगा। वाइंडिंग में पैदा होने वाले ऊष्मा के कारण तेल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तित होता है। यानी अगर ट्रांसफार्मर हमारा वर्क होता है तो वहाँ से टेम्परेचर जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस से, अब समझिए 95 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, ठीक है। तो गर्म होने के कारण क्या होता है, वहाँ से तेल का जो होता है एक्सपेंशन मतलब आयतन बढ़ने लगता है, ठीक ना। टेम्परेचर कम होगा तो सिकुड़ने लगेगा, ठीक ना। तो वो सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंजर्वेटर उसको क्या करता है, तेल को देता है, ठीक ना। तो समझ गए, कंजर्वेटर यही हम लोग का जो होता है हाफ लेवल तक इसमें ऑयल भरा होता है जो मेन टैंक को तेल देने का काम करता है, ठीक ना। तेल का काम क्या होता है कि हीट को रिड्यूस करना, जो भी ट्रांसफार्मर वर्क करता है उस पर हीट को रिड्यूस करना होता है, ठीक ना। चलिए बुकोज रिले, ठीक ना। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, बुकोज रिले होता है। देखिए बुकोज रिले कहाँ पे है, ये जो दिख रहा है आप लोग को कि कंजर्वेटर से जुड़ा हुआ है बुकोज रिले, ये वाला जो है हम लोग का भाग, ये है बुकोज रिले, ठीक ना। तो ये कंजर्वेटर और मेन टैंक से ही जुड़ा होता है, ठीक ना। देखिए बुकोज रिले का काम क्या होता है, तो यह ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष उत्पन्न हो जाने पर यह अलार्म बजाकर काम, एक तरह का क्या है, घंटी की तरह काम करता है, अलार्म की तरह काम करता है, ठीक ना। अगर कोई इफेक्ट डिफेक्ट हम लोग का होता है ट्रांसफार्मर में, ठीक ना, तो उसको अलार्म बजाकर आपको कंजर्वेटर को सूचित करेगा, कंजर्वेटर या हम लोग को क्या करता है, सूचित करता है। और साथ ही ट्रांसफार्मर के को स्रोत से अलग भी कर देता है। और साथ ही क्या करता है, इसमें एक दो तरह का भाग होता है, क्या करता है, जुड़ा होता है। जैसे कोई फॉल्ट आएगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक ना। यहाँ से जैसे ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ये ट्रांसफार्मर को क्या करेगा, स्रोत से अलग कर देगा, ठीक ना। यह सर्किट ब्रेकर की तरह कार्य करता है, ठीक ना। ये सर्किट ब्रेकर मतलब कि सर्किट को ब्रेक करने का भी काम करता है। मतलब सर्किट ब्रेकर का जो काम होता है, सर्किट को जुड़े रखता है, कोई फॉल्ट आने पर क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, उसको सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। तो उसी तरह ये भी हमारा क्या होता है, सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है, समझे ना। ये कंजर्वेटर और मेन टैंक को जोड़ने वाली पाइप में लगा होता है, ठीक ना। अभी देख रहे थे कंजर्वेटर और मेन टैंक को जोड़ने वाले पाइप में यह लगा होता है। इसमें 2 फ्लॉट तथा 2 मरकरी स्विच होता है। इसमें 2 फ्लॉट और 2 मरकरी क्या होता है, हम लोग का स्विच होता है, समझ ना। चलिए अगला हम लोग का मुख्य टैंक, मेन टैंक हम लोग का। तो मेन टैंक यही हम लोग का, ये वाला जो होता है मेन टैंक होता है। यहाँ जो आके ये सारा ये यहाँ पे मेन टैंक होता है, ठीक ना। ये ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक होता है। इसमें तेल भरा होता है, इसमें क्रूड तथा उस पर लेफ्टी वाइंडिंग डुबोई होती है, ठीक ना। तो अभी वाइंडिंग का जो बात कर रहे थे, जो भी होता है वो मेन टैंक में होता है और उसमें वायल हम लोग का क्या होता है, भरा होता है, ठीक ना। तो ये मेन टैंक में वायल हम लोग क्यों भरते हैं, वहीं हीट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग वायल उसमें भरा होता है, ठीक ना। कि ज़्यादा ट्रांसफार्मर हीट होकर वाइंडिंग को न जले, नहीं तो ज़्यादा हीट होगा तो वाइंडिंग हमारा क्या हो जाएगा, जल जाएगा और ट्रांसफार्मर हमारा क्या हो जाएगा, डिफेक्टेड हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वायल उसमें भरते हैं। ब्रीथर, ब्रीथर मतलब देखिए अभी बात करें तो हम लोग ब्रीथर का, ये है हम लोग का ब्रीथर। देखिए ये हमारा क्या है, ब्रीथर है जो सांस लेना, मतलब ब्रीथर मतलब सांस लेना। ट्रांसफार्मर अगर सांस एयर जाना है हम लोग का तो वो ब्रीथर के हेल्प से वहाँ क्या बोलता है, एयर जाता है, ठीक ना। ये तो जब ट्रांसफार्मर तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंजर्वेटर के रिक्त हुए स्थान की पूर्ति की वायु से होता है। यह
क्रिया श्वासन लेना कहलाती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जब हीट होकर ठंडा होता है तो जो एयर वहाँ पे जाता है वो किसके थ्रू जाता है, ब्रीथर के थ्रू जाता है। तो सांस लेना इसको बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। तो इस वो जो क्रिया होता है वो ब्रीथर के थ्रू होता है हम लोग। कंजर्वेटर में जब ब्रीथर वायु से प्रवेश करता है तो उसमें होकर नमी भी प्रवेश कर जाता है, जिससे रोकने के लिए। अब देखिए ब्रीथर में क्या होता है हम लोग का, ये दिख रहा है ना, ये ब्रीथर है हम लोग, ठीक ना। तो इस ब्रीथर में क्या करता है, सिलिका जेल, ये नीला कलर का जो दिख रहा है आप लोग को, ये नीला कलर का जो दिख रहा है हम लोग का, ये भी कंजर्वेटर से जुड़ा होता है। तो ये नीला कलर का जो दिख रहा है उसको सिलिका जेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सिलिका जेल। तो ये जो क्या काम है इसका, जो ब्रीथर से एयर जाता है, जो एयर जाता है हम लोग का, जो एयर जाता है ब्रीथर के थ्रू, ब्रीथर के थ्रू हमारा जो एयर जाएगा, देखिए यहाँ पे जो ब्रीथर के थ्रू यहाँ से एयर जाता है, उस एयर में ऐसा नहीं है कि नमी भी ऐसा केवल एयर ही नहीं जाएगा, इसके थ्रू हमारा नमी भी जाता है, ठीक ना, कोई डस्ट भी जाता है। तो ये इसका काम क्या होता है कि ये हमारे ट्रांसफार्मर के लिए हानिकारक होता है। तो इसको क्या करता है, ब्रीथर में एक सिलिका जेल नामक सब्सटेंस नीला कलर का होता है, वो भरा होता है, ठीक ना। तो वो क्या करता है, सिलिका जेल या उसको कैल्शियम क्लोराइड भी बोलते हैं, जो नमी को सोख लेता है, जो नमी को डस्ट को क्या करता है, सोख लेता है। और वहाँ पे केवल हमारा शुद्ध एयर जाता है। शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग नीला होता है। अगर शुष्क अवस्था है, सिंपल अवस्था है, सूखा हुआ है, तो हमारा हो गया नीला होगा। लेकिन नमी सूखने के बाद वो वायलेट हो जाता है। नमी सूखने के बाद क्या होता है, वो उसका कलर जो होता है बैगनी हो जाता है, फिर गुलाबी पिंक हो जाता है, ठीक ना। तो गुलाबी पहले वायलेट होगा, बैगनी होगा, फिर पिंक होगा। लेकिन अगर अच्छा है तो वो नीला होगा। यहाँ से कलर दिख रहा है हम लोग का। अगर कलर चेंज होगा तो फिर इसको हम लोग निकालेंगे और सुखा देते हैं। सुखाएंगे जैसे ही वहाँ से नमी निकलेगा फिर ये नीला हो जाएगा, ठीक ना। तो रंग प्रदर्शित करने की नमी सूखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जैसे ही क्या होता है, उसका गुलाबी हो जाएगा तो उसको नमी सूखने की क्षमता कम हो जाएगा। और दोबारा उसको प्रयोग करने के लिए 150 से 200 डिग्री ताप पर क्या करते हैं हम लोग, सुखाते हैं, पकाकर सुखाकर। जैसे ही सुखाएंगे वो उसका गुलाबी, देखिए पहले नीला रहेगा, नीले से क्या होगा, बैगनी होगा, बैगनी से क्या होगा, फिर गुलाबी होगा। गुलाबी जैसे होगा वो हमारा काम करना बंद कर देगा, ठीक ना। तो फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको काम में लाने के लिए उसको क्या करते हैं, सुखाते हैं। सुखाएंगे तो फिर वो नीला हो जाएगा, फिर इसको काम में हम लोग ला सकते हैं। देखिए एक्सप्लोजन वेंट, एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है, इससे प्रेशर एक भी लगा होता है, एक्सप्लोजन वेंट लगा होता है। देखिए इसको दिखा रहे हैं हम लोग फिगर्स के हेल्प से। देखिए इसमें प्रेशर रिलीज वाल्व भी होता है, ठीक ना। तो ये इसी में होता है हम लोग का। यदि ट्रांसफार्मर तेल दबाव बढ़ जाता है तो एक्सप्लोसिव वेंट डायग्राम टूट जाता है और अतिरिक्त दाब बाहर निकल जाता है, ठीक ना। एक्सप्लोजन जो वेंट होता है यहाँ पे है ये, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तेल का दबाव बढ़ जाने से क्या होता है कि जैसे ही बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और दबाव को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, ठीक ना। अगला हम लोग का ट्रांसफार्मर वायल। जो ट्रांसफार्मर में वायल होता है, एक कोई सा भी वायल हम लोग नहीं यूज करते हैं, एक खास तरह का वायल हम लोग यूज करते हैं जिसका टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, आयतन में एक्सपेंशन होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर घटने पे क्या होता है, वो सिकुड़ता है, ठीक ना। और वो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है, मतलब उससे ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो जो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। मतलब वायल वो वायल होता है जो इंसुलेटिंग होता है, मतलब उससे करंट का फ्लो नहीं होता है, ठीक ना। ऐसा वायल हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो उसका कुछ खास फुल पट्टी होता है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, देखिए ट्रांसफार्मर में होने वाली क्षति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को कम करने के लिए प्रयोग में करते हैं, ठीक ना। तो अभी बात करें तो मिनरल वायल का यूज कम करते हैं कि जो भी हानि होता है, मतलब कि हीट होता है, हीट के कारण जो क्षति होता है उसको कम करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर वायल का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग इंसुलेशन और शीतलन के रूप में करते हैं, ठीक ना। इसका प्रयोग क्या होता है, दोनों वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन प्रदान करना। इंसुलेशन मतलब कि दोनों से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को हटाना, ठीक ना। और शीतलन मतलब ठंडा के लिए हम लोग, ट्रांसफार्मर ठंडा रहे इसके लिए हम लोग, कूल रहे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं।
अच्छे ट्रांसफार्मर तेल में निम्न गुण होता है, वो कुचालक होता है। अचालक मतलब कुचालक होता है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च ज्वलन बिंदु होता है उसका, हाई उसका जो विशिष्ट ऊष्मा हो और उच्च मतलब कि हाई टेम्परेचर पे वो क्या हो, जले, और उसका विशिष्ट ऊष्मा उच्च हो, ठीक ना। निम्न सन्यता मतलब कि सन्यता एवं कम नमी सूखने वाला हो, ठीक ना। सन्यता विस्कोसिटी आप लोग पढ़े होंगे, लिक्विड जब पढ़ा जाता है उसमें पढ़ते हैं, एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक ना। विस्कोसिटी मतलब एक लेयर के बाद जो होता है वाल होता है फिसलता है, ठीक ना। तो कम सन्यता जितना ही कम होगा वो कम मतलब कि क्या होगा, उसका बहाव या होगा, ठीक ना। तो ये सारा प्रॉपर्टी होता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है मिनरल्स ऑयल होता है, इसका नाम है, एक सिंथेटिक ऑयल होता है, ठीक ना। दो हम लोग ट्रांसफर में जो ऑयल यूज करते हैं उसका दो नाम है, एक मिनरल ऑयल होता है और एक होता है सिंथेटिक ऑयल होता है। खनिज तेल पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है। ये कैसे प्राप्त होता है, तो खनिज तेल पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है। सिंथेटिक तेल सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। सिंथेटिक तेल जो होता है हाइड्रोजन और सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ठीक ना। अगला है बूशिंग। ट्रांसफार्मर में बूशिंग ट्रांसफार्मर के बाहर निकलने वाले तार के ढकने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे ये आउटपुट जो निकल रहा है, ये निकल रहा है, इसी को बूशिंग बोला जाता है, ठीक ना। छोटा वाला जो होता है उसको लो वोल्टेज बोला जाता है, लो वोल्टेज यहाँ पे ऐसे ढका जो रहता है उसको बूशिंग बोला जाता है। बड़ा वाला जो होता है हाई वोल्टेज के लिए होता है, मतलब आउटपुट के लिए अगर होगा, अगर स्टेप अप होगा तो आउटपुट होगा और स्टेप डाउन होगा तो इनपुट होगा, ठीक ना। ट्रांसफार्मर बूस्टिंग ट्रांसफार्मर के बाहर निकलने वाले तार को ढकने के लिए प्रयोग करते हैं। हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरह बूस्टिंग की लंबाई अधिक होती है। हाई वोल्टेज वाला देखिए ये लंबा है और लो वोल्टेज वाला ये तीन है, बड़ा वाला 3 है और छोटा वाला 3। तो बड़ा वाला जो होगा हमारा हाई वोल्टेज के लिए और छोटा वाला जो होगा वो लो वोल्टेज के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं, ठीक ना। लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरह बूस्टिंग की लंबाई कम होती है, ठीक ना। छोटा वाला कम वाला लो वोल्टेज है और वोल्टेज के आधार पर इसकी साइज निर्धारण किया जाता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा उसके आधार पर हमारा क्या होगा, इसका साइज घटेगा या बढ़ेगा। ट्रांसफार्मर के प्रकार अब देखेंगे हम लोग, ट्रांसफार्मर के प्रकार, ठीक ना। तो यहाँ तक आप लोगों को होप समझ में आ गया होगा ट्रांसफार्मर का पार्ट के बारे में, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है उसके बारे में, ठीक ना। तो इसको आप लोग एक नोट्स की तरह बना लीजिएगा और इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात के आधार पर, ठीक ना। अभी बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर रेशियो के बाद पे, मतलब कि ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर रेशियो जो होता है हमारा N1/N2, नंबर ऑफ प्राइमरी बाई नंबर ऑफ सेकेंडरी का जो रेशियो होता है उसको ट्रांसफार्मर रेशियो बोलते हैं, ठीक ना। तो अभी बात रहेगा N1 अगर बड़ा होगा N2 छोटा होगा तो इसको स्टेप डाउन बोलेंगे। N2 बड़ा होगा N1 छोटा होगा तो इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे, ठीक ना। सबसे पहले ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यह लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में बदलता है। ये लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में बदलता है, समझना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम होता है लो वोल्टेज को हाई में बदल देगा। जैसे 11 kV को 33 kV में बदलेगा या 11 kV को 132 kV में बदलेगा, मतलब कि लो को हाई में बदलेगा, ठीक ना। इसमें प्राथमिक फेरों की संख्या तुलना में द्वितीय की संख्या अधिक होती है, ठीक ना। ये सेकंड वाला कंडीशन है हम लोग का कि N2 ग्रेटर होता है N1 से, यानी N2 बड़ा क्या होता है हम लोग का N1 से, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग का जो संख्या होगा वो ज़्यादा होता है प्राइमरी से। हम लोग का सेकेंडरी का जो वाइंडिंग होता है N2 बड़ा होता है N1 से, समझ रहे ना। देखिए ये जो था हम लोग का यहाँ पे ये था ना, तो ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी, तो इसका संख्या ज़्यादा होगा इसका कम होगा, तो इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक ना। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा हम लोग का कि N1, आगे देखते हैं इसमें फेरों की संख्या की तुलना में द्वितीयों की संख्या ज़्यादा होता है, ठीक ना। इसका ट्रांसफार्मर अनुपात 1 से बड़ा होता है। अब K इक्वल टू आप लोग पढ़े थे N1/N2, सॉरी N2/N1 क्या होता है, ट्रांसफार्मर रेशियो जो होता है N2/N1 होता है, ठीक ना। सेकेंडरी का बटा प्राइमरी होता है, तो सेकेंडरी बटा प्राइमरी का मतलब हुआ कि N2 बड़ा हुआ N1 छोटा हुआ, हमारा N2 बड़ा हुआ N1 क्या हुआ हम लोग का छोटा हुआ। तो N2 बड़ा होने का मतलब कि अगर बड़ा संख्या ऊपर होता है छोटा संख्या नीचे होता है उसका रेशियो मिलेगा 1 से हमेशा बड़ा ही मिलेगा, ठीक ना।
तो ट्रांसफार्मर रेशियो जो होता है 1 से बड़ा होता है। जब वोल्टेज का मान बढ़ता है तो करंट का मान उसी रेशियो में कम होता है। जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा उसी रेशियो में क्या होगा, ट्रांसफार्मर का करंट का मान बढ़ेगा। जैसे 2 गुना करंट हमारा वोल्टेज बढ़ गया, यानी 50 से क्या हो गया 100 हो गया, तो करंट अगर 10 एम्पियर था तो उसका हाफ हो जाएगा, यानी 5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे जो बढ़ेगा उस रेशियो में वो घटेगा। अगला है हम लोग का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि उसका अपोजिट हो जाएगा कि N1 हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, और N2 क्या होगा, छोटा होगा। मतलब कि प्राइमरी का जो नंबर ऑफ टर्न होगा ज़्यादा होगा, N1 बड़ा होगा, और N2 क्या होगा, हमारा कम होगा, ठीक ना। तो प्राइमरी का ज़्यादा होगा, इसका ट्रांसफार्मर रेशियो 1 से कम होता है, ठीक ना, तो उसका अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर, अलग एक टाइप हम लोग बांटते हैं ट्रांसफार्मर का, वो तो अलग ट्रांसफार्मर रेशियो के आधार पे था, ये दूसरे आधार पे हम लोग का। अगला है क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर, ठीक ना। क्रोड टाइप ट्रांसफार्मर ये होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है हम लोग का, ये क्रोड जो बना हुआ है, कोर जो बना हुआ है, इसमें क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला 2 तरह का वाइंडिंग होता है। एक क्या करते हैं हम लोग, ये मान लीजिए कोर है हम लोग का, ठीक ना, ये कोर है मान लीजिए हम लोग का, ऐसे कोर हम लोग का है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक पेपर रखते हैं, पेपर इंसुलेशन रखते हैं हम लोग, और इस पर क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। तो ये वाइंडिंग नीचे वाला जो वाइंडिंग होता है, नीचे वाला वाइंडिंग होता है वो प्राइमरी होता है। क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग होता है, ठीक ना। और ऊपर वाला जो वाइंडिंग दिख रहा है, ऊपर वाला बड़ा वाला वाइंडिंग, ठीक ना, इसमें 2 लेयर दिख रहा है लोग आप लोग का, तो वो सेकेंडरी होता है, ठीक ना। तो लो वोल्टेज हाई वोल्टेज दोनों एक ही के ऊपर होता है, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, उनके बीच इंसुलेशन पेपर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो ये होता है हमारा एल शेप का होता है। किस शेप का हमारा, देखिए ये शेप अगर देखा जाए यहाँ से तो ये एल बन रहा है, ठीक ना। तो ये एल शेप का ट्रांसफार्मर हम लोग का होता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर एल आकृति के स्टैम्पिंग्स के 2 सेट प्रयोग करके आयताकार क्रोड पे को की जाती है, ठीक ना। इसमें केवल एक चुंबकीय मार्ग होता है, किसमें, इसमें क्या होता है, केवल एक चुंबकीय मार्ग है। यह सस्ता होता है क्योंकि एक ही के ऊपर एक ही वाइंडिंग क्या हम लोग का स्थान कम लेता है, ठीक ना। ये सस्ता होता है। ये प्राय स्टेप डाउन के रूप में होता है, मतलब क्रूड टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है, प्राइमरी नीचे है, सेकेंडरी ऊपर है। मतलब स्टेप डाउन का मतलब कि हो गया हम लोग का कि प्राइमरी का जो संख्या होगा, नंबर ऑफ टर्न होगा ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का क्या होगा हम लोग का कम होगा। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारा जनरली यूज करते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया कोर टाइप का ट्रांसफार्मर का बेसिक नॉलेज हो गया आप लोग का। इसको डिटेल्स में पढ़ना तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसके डिटेल्स में हम लोग इसका एक्सप्लेन कर देंगे पूरा, ठीक ना। उसी तरह का है सिंपल, इसमें एक ही पे क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही पे होता है हम लोग का, एल शेप का ये इसमें होता है हम लोग का, ठीक ना। पेपर इंसुलेशन के बीच हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। ये जनरली हम लोग का स्टेप डाउन के लिए यूज होता है, ठीक ना। आगे देखिए, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर ज़्यादा डिस्कस करते हैं इसके बारे में, अगर हम लोग बताना अगर चाहे इसका, अगर हम लोग सारा चीज़ देखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग शॉर्ट में हम लोग क्या करें, ट्रांसफार्मर का नॉलेज, बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, ठीक ना। यहाँ से आप लोग का इतना एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। इससे मतलब कि ज़्यादा अगर मतलब कि नहीं हम लोग जानेंगे तब भी मतलब सही है हम लोग के लिए, ITI लेवल के लिए इतना हम लोग के लिए काफ़ी है, ठीक ना। तो अगर ज़्यादा जानना है तो कमेंट कीजिएगा सेल टाइप के लिए, और कोर टाइप ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे अगले वीडियो में, ठीक ना। उसी तरह सेल टाइप ट्रांसफार्मर, इस प्रकार का ट्रांसफार्मर ई शेप का, ये देखिए ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। इसमें जो यहाँ पे ई शेप बनता है, ठीक ना, ये देखिए यहाँ से ई बन रहा है, तो ई शेप का बनता है हम लोग का। इसमें भी क्या होता है कि पेपर इंसुलेशन क्रोड पे यूज करते हैं, उसके बाद प्राइमरी यहीं पे है, सेकेंडरी उसके ऊपर है, ठीक ना। तो प्राइमरी सेकेंडरी, नीचे प्राइमरी होता है, ऊपर सेकेंडरी होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में ई एंड आई आकृति की स्टैम्पिंग्स प्रयोग करके दूसरी आयताकार क्रोड तैयार की जाती है, ठीक है। इस क्रोड के मध्य भुजा पर प्राथमिक कुंडली तथा उसके ऊपर द्वितीय कुंडली स्थापित किया जाता है। पहले प्राथमिक होगा, प्राइमरी होगा, उसके ऊपर सेकेंडरी होता है, ठीक ना। 2 चुंबकीय पथ होने के कारण फ्लक्स लीकेज कम होता है, जो 2 एक इधर से जाएगा और एक इधर से जाएगा, ठीक ना। 2 होने के कारण क्या होता है, फ्लक्स लीकेज क्या होगा, कम होगा। मतलब कि एयर में फ्लक्स जो जाएगा वो कम जाएगा, ठीक ना। ये इधर से जाएगा, कुछ इधर से चला जाएगा, ठीक ना। ये स्टेप डाउन या स्टेप अप दोनों के लिए हम लोग प्रयोग में लाया जाता है, ठीक
ठीक है ना। ये ज़्यादा उपयोगी होता है, ये ज़्यादा यूजफुल होता है हम लोग के लिए। इस प्रकार इस ट्रांसफार्मर में कोर के मध्य पहलू का क्षेत्रफल अन्य पहलुओं के मुकाबले 2 गुना होता है, ठीक ना। हाँ, इस ट्रांसफार्मर में कोर के मध्य का जो होगा हम लोग का, ठीक ना, इसका जो होगा ये इसका एरिया और ये इधर का कोर का एरिया, ठीक ना, अन्य के रिस्पेक्ट में क्या होता है 2 गुना होता है, ठीक ना। चलिए, फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को बांटते हैं तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है और 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है, ठीक ना। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में क्या होगा हम लोग का कि उसमें सिंगल फेज सप्लाई देंगे, 250 वोल्ट पे कार्य करता है हम लोग का जो सिंगल फेज 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है हम लोग का। सिंगल फेज जनरली हम लोग का डोमेस्टिक एरिया में यूज होता है, 3 फेज ट्रांसफार्मर हम लोग का ट्रांसमिशन में यूज होता है या डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग का यूज करते हैं, 3 फेज भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो जनरली हम लोग डोमेस्टिक या डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग सिंगल फेज करेंगे, ट्रांसमिशन में हम लोग जनरली 3 फेज करते हैं। ये सिंगल फेज होता है, ये 250 वोल्ट तक कार्य करता है, ठीक ना। ये डोमेस्टिक एरिया में यूज करते हैं हम लोग। ये कोर तथा सेल दोनों प्रकार के हो सकता है, ये कोर टाइप का भी हो सकता है, सेल टाइप का भी हो सकता है, ठीक ना। इनका घरेलू वस्तुएं के लिए जैसे स्टेबलाइजर, रेडियो, टीवी, इन्वर्टर आदि में किया जाता है, ठीक ना। तो इसका उपयोग स्टेबलाइजर, रेडियो, टीवी, इन्वर्टर आदि में किया जाता है। 3 फेज, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं, 250 से अधिक वोल्ट पे ये वर्क करते हैं, ठीक ना। इसमें सेल टाइप के कोर पर उच्च वोल्टेज की वाइंडिंग, निम्न वोल्टेज की वाइंडिंग की लिपटी होती है। इसमें 3 प्राथमिक तथा 3 द्वितीयक वाइंडिंग होता है, ठीक ना। ठीक, 3 फेज हो गया हम लोग का। ये प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी। तो ये पहला फेज है, ये सेकंड है, आर है, वाई है, बी है, ठीक ना। तो आर वाई बी 3 फेज के लिए 3 फेज के लिए 3 वाइंडिंग हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे भी प्राइमरी और सेकेंडरी है, यहीं पे भी प्राइमरी और सेकेंडरी है, यहाँ पे भी प्राइमरी और सेकेंडरी है, ठीक ना। देखिए ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है। देखिए ये आउटपुट ये हाई वोल्टेज के लिए है, ये 3 जो है हमारा लो वोल्टेज के लिए एक न्यूट्रल होगा, ठीक ना। तो ये 3 वोल्ट के लिए होता है, ठीक ना। तो ये हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे आउटपुट है, फिर ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इसके आगे वीडियो में हम लोग यहाँ से ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे, ठीक ना, और ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। सेकंड पार्ट के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा या हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग इसका वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम।